हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सूक्ष्म जीव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है ये सूक्ष्म जीव? तो देखिए, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु को देखते हैं। ठीक है, तो जो हमें दिख जाते हैं वो तो दिख ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हमें आंखों से डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो इतने ही छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं। तो उनको कैसे देखा जाता है? तो देखिए, उनको आवर्धक लेंस या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब जो ये जीव है, सूक्ष्म जीव जो है, इनकी 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, कौन कौन सी? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, 4 कैटेगरी है इनकी। ठीक है, अब देखिए कि जीवाणु के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो जीवाणु होते हैं ये अगर स्वतंत्र जब होंगे तो ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये किसी भी सजीव के शरीर में जब ये एंटर कर जाते हैं तो ये भी सजीव की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है कि ये कहाँ रहते हैं। तो देखिए, ये हर परिस्थिति में रह सकते हैं, मतलब ठंडे से ठंडे जगह में भी ये रह सकते हैं और गर्म से गर्म जगह में भी ये रह सकते हैं। ये मतलब कि हर सिचुएशन में ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अब देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव हैं तो ये हमारे लिए कैसे हैं, मतलब कि अच्छे हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं या फिर हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए, कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए अच्छे भी है, जिनसे हमें फ़ायदा है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनसे हमें कुछ नुकसान भी है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इनसे हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो देखिए, सूक्ष्मजीव जो हैं उनका उपयोग हम लोग दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल ये सब बनाने के लिए हम लोग ये सब सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या हो गए, फायदेमंद हो गए, क्योंकि हम इन सब में इनका यूज़ करते हैं। जैसे दही जमाने के लिए, तो दही जमाने के लिए क्या होता है कि दूध को थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा दही, जो कि जामन कहते हैं, उसको मिलाते हैं। तो इस तरह से होता है क्या है कि जो जामन हम लोग मिलाए दही, उसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ये जीवाणु देखिए हमारे लिए फायदेमंद हो गया। उसी तरह से है, और इसके क्या क्या उपयोग है? तो देखिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वो अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, तो इनके उत्पादन का जो प्रोसेस होता है वो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा इनका उत्पादन होता है, शराब का, अल्कोहल का। तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया जो है ये क्या है, किण्वन की प्रक्रिया इसको कहते हैं। तो देखिए, चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण जो बना चीनी का जो अल्कोहल है बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। तो कब की थी? 1857 में की थी। ठीक है, फिर है कि सूक्ष्म जीव का जो उपयोग है वो हम लोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब बहुत सारे एंटीबायोटिक जो गोलियां मिलती है बाजार में वो सब सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है, जो कि हम लोग बीमार पड़ने पर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। देखिए यहाँ पे कि जो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें हम लोग को लेने के समय कुछ सावधानी भी रखनी होती है। तो ये क्या है सावधानियाँ? तो जैसे देखिए, हमें तो पहली बात कि जैसे बीमार हुए तो डायरेक्ट हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, हमें उसे डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और उसके बाद है कि डॉक्टर जो कोर्स देते हैं कि हाँ आपको इतने दिन में इतने टेबलेट खाने हैं, तो वो कोर्स को हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो अगली बार क्या होगा कि जब हम लोग एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारे शरीर में असर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें कोर्स को पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो उपस्थित जो उपयोगी जीवाणु होते हैं ये उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन नाम था उस एंटीबायोटिक का। किसने खोज किया था इसका? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और पेनिसिलिन के खोज के लिए ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब देखिए है कि बच्चों को आपने टीकाकरण जो पड़ता है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बच्चों को टीका लगता है, बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सब टीका पड़ता है। तो ये टीका है क्या? तो देखिए, टीका जो है एक तरह समझिए कि जो सूक्ष्म जीव से उत्पन्न जो रोग होते हैं वे
सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में जो है मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उनसे लड़ेगा। तो देखिए, टीका पड़ने से क्या होता है, सूक्ष्म जीव टीकाकरण के द्वारा जो शरीर में होता है कि सूक्ष्म जीव को शरीर में एंटर कराया जाता है, ताकि हमारा शरीर जो है उस सूक्ष्म जीव को पहचान ले और नेक्स्ट टाइम जब वो एक्टिव कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंटर करता है जो कि बीमारी का कारक होता है, तो उससे वो लड़ सके, उससे लड़ने में वो प्रतिरक्षी अपना शरीर में बना पाए और उससे वो लड़ सके। ठीक है, ताकि हम उस बीमारी से बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इस टीकाकरण में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया गया है। फिर है कृषि कार्य में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। कैसे, तो देखिए जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखिए ये भी उपयोगी हो गया, सूक्ष्मजीव भी, है ना। उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण में भी ये हमारे लिए उपयोगी है। तो कैसे उपयोगी है, तो देखिए हम लोग बहुत सारा कचरा बाहर डाल देते हैं, कुछ सड़ा गला पदार्थ, उसमें कुछ मृत जीव भी होता है। तो देखिए वो सब जीव अगर सोचिए पड़ा रहेगा तो वो हमारा पर्यावरण को दूषित करता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सड़े गले मृत जीवों को जो है उनका अपघटन कर देते हैं, तो अपघटन कर देते हैं और उसको खाद में बदल देते हैं। तो अब देखिए वो जो अपघटन करके जो खाद बनता है वो फिर पौधों में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से हमारा पर्यावरण जो है वो भी स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह भी देखेंगे तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, फिर है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो निकलता है उसका भी वो लोग निपटारा कर देते हैं। फिर है कि देखिए आजकल सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन ये सब भी बनाने में उपयोग किया जा रहा है। फिर है कि देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि दलहन पौधे जो हो गए, दलहन पौधे की जड़ों में जो है एक राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। तो इस तरह से भी ये हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। तो ये तो था कि हमारे लिए हमें जो सूक्ष्मजीव से बेनिफिट मिल रहे थे, तो इस तरह से वो हमारे लिए फ्रेंडली था। लेकिन अब देखिए कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हमारे लिए शत्रु के रूप में भी होते हैं, मतलब कि जैसे उनसे हमें कुछ हानि होती है तभी ना वो शत्रु है हमारे। तो उनसे हमें क्या हानि होती है, तो देखिए उनसे हमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव है जिनसे हमें बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो हमारे लिए हानिकारक भी हो जाते हैं। तो ये होते कैसे हैं, देखिए इसमें होता है कि वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा जो है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो जाते हैं और वे हमारे शरीर के अंदर फिर बीमारी उत्पन्न करने लगते हैं और इस तरह से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह से वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए रोग देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। तो संक्रामक किसे कहेंगे, तो देखिए जब कोई बीमार व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति उस मरीज के संपर्क में आता है तो वो भी कभी कभी देखते हैं हम लोग की कुछ बीमारी में वो भी बीमार हो जाता है जो उस मरीज के आसपास रहता है, तो उसको संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि देखिए अभी के टाइम में जो ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है कोविड, तो ये अभी संक्रामक रोग है क्योंकि ये लोगों में फैल रहा है एक दूसरे से। अच्छे स्वस्थ लोग भी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। एक व्यक्ति को अगर हो रहा है उससे जो भी मिल रहा है तो फिर उसको भी हो जा रहा है। तो यही हुआ संक्रामक रोग। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। और असंक्रामक रोग होते हैं जो कि हाँ एक व्यक्ति को है तो वो फैलता नहीं है दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, तो सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा ये सब संक्रामक रोग के उदाहरण है। ये एक से दूसरे में फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं, तो देखिए जिसको सर्दी जुकाम रहता है तो जब वो खांसते या छींकते समय कुछ कपड़ा अगर मुंह में नहीं डालते हैं तो उनका जो ड्रॉपलेट्स होता है यानी कि सूक्ष्म बूंद जो होता है, जब वो छींक मारे तो कुछ बूंद उस टाइम निकलता है, तो वो क्या होता है कि सामने वाले के अंदर प्रवेश कर जाता है और जिससे सामने वाला भी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें खांसते या छींकते टाइम मुंह पे रुमाल रखना चाहिए ताकि उससे दूसरे भी इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए हानिकारक भी हो जाते हैं और भी बीमारी जैसे मलेरिया वगैरह हो गया, ये सब भी आपका सूक्ष्मजीव जीवाणु से ही फैलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कुछ सूक्ष्मजीव जो है वो हमारे खाद्य पदार्थों को संदूषित भी करता है, मतलब कि
हमारे खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। तो कैसे करता है देखिए, जैसे जो घरेलू मक्खी होती है तो वो देखिए बाहर भी कहीं नदी नाले कहाँ कहाँ बैठती है, हमें तो पता नहीं होता है। तो वो देखिए कई गंदी जगहों से भी उठ करके आती है और हमारे घर का जो अगर भोजन रहता है अगर वो बिना ढका हुआ है उस पर वो बैठ जाती है आकर के। तो इस तरह से वो अपने पैर में जो गंदगी लाती है उसको भोजन में छोड़ देती है, और जब हम उस भोजन को खाते हैं वो भोजन संदूषित हो जाता है और इस तरह से, और फिर जब हम उसको खाते तो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारे बीमारी का कारण भी हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा खाद्य पदार्थ को ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है देखिए इनको खाद्य पदार्थ को जीवाणुओं से बचाने सूक्ष्म जीवों से बचाने के कुछ और भी तरीके, जैसे कि नमक के द्वारा भी खाद्य पदार्थ का परिरक्षण किया जाता है। जैसे हम लोग नमक का इस्तेमाल करके मांस मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करके रख सकते हैं। फिर देखिए अचार बनाने में नमक जो है परिरक्षक का कार्य करता है। देखिए अचार हम लोग जो बनाते हैं तो वो काफ़ी समय लंबे समय तक हमारे घर में रहता है पर वो खराब नहीं होता। तो किस कारण से, तो उसमें नमक जो है वो परिरक्षक का काम करता है, वो उसको खराब नहीं होने देता है। फिर चीनी के द्वारा, तेल एवं सिरके के द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम भोजन को जो खाद्य पदार्थ को ठंडा या फिर गर्म करके भी उनका परिरक्षण कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग कुछ खाना होता है ना, ज़्यादा हो गया चलो अभी नहीं खा सकते तो हम लोग उसको फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो रहता है फ्रिज का, वो ठंडा कर देता है, जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीव नहीं हो पाते हैं और इस तरह से खाना खराब नहीं होता है। फिर देखिए हम लोग जो दूध है उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको उबालते हैं। तो इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और हमारा दूध खराब नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, आप लोग पैकेट वाला दूध के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे। तो देखिए पैकेट वाला जो दूध होता है वो काफ़ी लंबे समय तक उसको बिना उबाले भी रखते हैं तब भी वो खराब नहीं होता है। वो किस कारण से होता है, तो देखिए उसका जो है ना पाश्चुरीकरण किया जाता है। अब पाश्चुरीकरण क्या है, तो देखिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने के बाद उसको एकाएक जो ठंडा किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो पैकिंग वाला जो दूध होता है उसमें यही पाश्चुरीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि दूध लंबे समय तक खराब ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा सूक्ष्म जीव से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग वन लाइनर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए सूक्ष्मजीव के 4 वर्ग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। उसके बाद विषाणु परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में। ठीक है, फिर है जुखाम, फ्लू एवं खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, पोलियो एवं खसरा विषाणु द्वारा होते हैं, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मरुस्थल, दलदल, मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अमीबा अकेले रह सकता है परंतु कवक जो जीवाणु होते हैं, कवक एवं जीवाणु ये समूह में रहते हैं। अल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग, दही, ब्रेड, केक बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, तो ये 1857 में की थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट है हमारा कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है कि नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि मच्छर जो प्लाज्मोडियम नामक होता है ये मलेरिया का वाहक होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है, ये हमारे कुछ वन लाइनर थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग अभ्यास के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कि यीस्ट का प्रयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है, तो ये अल्कोहल में किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में प्रतिजैविक कौन है, तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, जल, वायु, मिट्टी या फिर इनमें से सभी, तो देखिए ये इनमें से सभी में पाए जाते हैं, ये हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। उसका देखिए सबसे पहला कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, तो ये थे पेनिसिलिन। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये किण्वन कहलाती है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो ये होते हैं घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हैजा दूषित जल के द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। पोलियो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग है। गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करता है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैच करना है हमें इसको। तो देखिए जीवाणु जो है वो देखिए हैजा का कारक भी है और यहाँ पे देखिए इधर एक अधिक है। ठीक है, तो जीवाणु जो है प्रतिजैविक उत्पादन करने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, इससे रिलेटेड है ये। यीस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग में यूज़ की जाती है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है और एक विषाणु एड्स का कारक होता है। ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो देखिए सूक्ष्मजीवों के मुख्य 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए, तो ये थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य में फफूंद कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए, तो ये है दमा, दाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए, तो देखिए नमक हो गया, चीनी हो गया और भी हो जाएगा आपका तेल हो गया, सिरका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। देखिए पहला सूक्ष्मजीव जो लैक्टोबैसिलस है, तो ये किस तरह से उपयोगी है, देखिए ये दूध को दही में परिवर्तित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद नीले हरे शैवाल, ये क्या करता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इसका उपयोग बीमारी के उपचार में किया जाता है। इसके उपयोग में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमें, तो देखिए यहाँ पे प्रतिजैविक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए और हमें इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखें, तो देखिए भोज्य पदार्थ के परिरक्षण के उपाय निम्न है, तो नमक, चीनी, तेल एवं सिरके द्वारा खाद्य पदार्थ का परिरक्षण किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि खाद्य पदार्थ को गर्म एवं ठंडा करके भी इनका परिरक्षण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने को तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिकाओं के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं, आप अपने उत्तर का कारण बताएं। तो देखिए हाँ, हम इससे सहमत हैं कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जीव कितना भी बड़ा हो पर यह ज़रूरी नहीं है कि उस जीव की कोशिका भी बहुत बड़ी हो, तथा जीव कितना भी छोटा हो पर यह ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोशिका भी बहुत छोटी होगी। तो इस तरह से कोशिका का आकार जो वो जीव के आकार के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ का क्वेश्चन आंसर्स का फिनिश होता है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।